पाश्चात्य दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन के जो हम गुलाम हो गए तो क्या होता है, विचार कितना घातक होता है। देखो कि हमको पास्ता अच्छा लगता है, पिज्जा अच्छा लगता है, और अपना चूरमा नहीं अच्छा लगता, अपनी इडली नहीं अच्छी लगती, अपना बड़ा नहीं अच्छा लगता। हमें अच्छा लगता है जब उस पर लगता है कि ये विदेशी ब्रांड है। कोई कपड़े पर भी जो पीछे देखते हैं लोग मॉल में जाकर के पीछे क्या लिखा है, कपड़े क्वालिटी नहीं देखते, पीछे क्या लिखा है उसके आधार पर देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब विचार ही गुलाम हो गया तो जिसके विचार के गुलाम हम हैं उसका सब कुछ हमें बेहतर लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा। वी विल ऑलवेज कंसिडर देम सुपीरियर इन ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। हर जगह सुपीरियर हो कि भाई ये मेड इन जर्मनी है, ये मेड इन जापान है, मेड इन ब्रिटेन है, मेड इन चाइना इवन हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत से इतनी हीन ग्रंथि हो गई है 1835 से लगातार कि हमें दुश्मन देश का भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है और अपने वाले की आलोचना करेंगे। अभी पतंजलि के प्रोडक्ट की बात करोगे ना तो बिना किसी आधार के भी धनुष बाण लेके खड़े हो जाएंगे लोग, बिना किसी आधार के। अभी जब दिवाली आ रही है और चाइना के प्रोडक्ट फ्लडेड हो जाएंगे मार्केट में। भी लक्ष्मी गणेश भी हम चाइना का यूज करते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि अपने जो ईश्वर की अपने जो उपासना भी कर रहे हो, अपनी अपनी झालरें कहां से लगा रहे हो? चाइना की। और वह देश उसी पैसे से हमारे खिलाफ मिसाइल्स तैयार कर रहा है। तो हम अपने दुश्मनों को पोषित करते हैं सिर्फ इसलिए कि 1835 से लगातार हमें भारत विरोधी विचारों का एक हीन ग्रंथ डालते हुए हमें हमारी वैचारिक नाभि को हिला दिया। हमारा पूरा जो एक न्यूक्लियस था थॉट का, भारत की इंडियन कल्चर का, उसको खत्म कर दिया। अब अपना अभिनंदन इसलिए भी करिए अगर भारतीय संस्कृति बच गई ना तो सिर्फ मातृशक्ति की वजह से बची है। ये सिर्फ आपकी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे सामने बैठे हो इसलिए कह रहा हूं। मैं दीदी जानती है कि मैं इसका प्रबल प्रवक्ता हूं कि अगर मातृशक्ति नहीं होती तो शायद हमारी परंपराएं भी होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन भी मनाना बंद हो गया होता। लेकिन बहनें हमारी, माताएं हमारी भले ही कुछ प्रतिशत पाश्चात्य विचारों की गुलाम हुई हो, लेकिन अधिकांशतः अभी भारतीय संस्कृति के गर्भ से जुड़ी हुई है। इसलिए भारत की संस्कृति में निरंतरता है। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी अगर प्रसार करने का कोई समर्थ संवाहिका हो सकती है तो भारत की मातृशक्ति ही हो सकती, दूसरा नहीं हो सकता। एक कभी आप इस पर विचार करिएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हमसे कोई अगर पूछे, आपसे पूछे कि सृष्टि की सर्जना किसने किया है तो तुरंत हम कहेंगे कि उपनिषदों को पढ़े होंगे तो कहेंगे ब्रह्म, और सामान्य रूप से कहेंगे ईश्वर, या कहेंगे अल्लाह, या कहेंगे गॉड, ये बोलेंगे ना। और मैं कहता हूं नहीं, उससे ऊपर एक और क्रिएटर है, वो है मां। अगर मां नहीं होती तो ये लोग भी फेल कर गए होते क्रिएट करने में, सर्जना ही नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो आप सबसे बड़ी प्राकृतिक सर्जक हो, नेचुरल क्रिएटर ऑफ द कॉस्मोस, द नेचुरल क्रिएटर ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लेनेट इज द मदर। तो इसलिए मदर ही प्रथम गुरु है। और अगर आप नहीं सचेत हुए तो आने वाले समय में ये राष्ट्र बहुत ही सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से और गिरावट आ जाएगी। अपने बच्चों को देखो जरा, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। अगर उनकी वैचारिक जो नींव है अगर मजबूत नहीं होगी तो इतने झोंके हैं, इतने आघात हैं,
ये सिर्फ तो सुनामी सिर्फ समुद्रों में नहीं आ रहा है, ये क्लाउड बर्स्ट सिर्फ पहाड़ों में नहीं हो रहा है, ये सोशल मीडिया के तमाम साइट से, तमाम प्लेटफॉर्म और ऐप से ऐसे ऐसे वैचारिक आंधियां तूफान चल रहे हैं कि बच्चों का दोष नहीं है। हम लोग नाराज हो जाते हैं कि बच्चा ऐसा हो गया, बच्चा वैसा हो गया, बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है। अरे क्यों सुनेगा? उसको सुनाने वाले इतने माध्यम हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है। जब हम लोग छोटे थे दीदी, तो हमको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती थी? मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी ताई, मेरी चाची, मेरे नाना नानी। बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन की सोर्सेस थे, तो इसलिए हमको जैसा शिक्षक गढ़ देता था, जैसा माता पिता कहते थे, जो आज्ञा। और आज इंफॉर्मेशन के कितने सोर्सेज हैं? इनफिनिट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स माइंड, and their minds are storming with different kind of tsunamis of thoughts. सुनामी चल रही है, तो सुनामी से कैसे बचेंगे? उसके लिए चाहिए बहुत ही मजबूत वैचारिक नींव, जो इन सारी इंफॉर्मेशंस को फिल्टर करने की, प्रोसेसिंग करने की क्षमता रखता हो। Our brain is like a factory. We receive informations and then factory processes the information and then those information becomes our thought product and that thought drives our life. ठीक है? ये जितनी सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं ना, जो सिर्फ हिंदी समझते हैं उनको बता रहा हूं, जितनी सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो हमारी मस्तिष्क का जो एक औद्योगिक फैक्ट्री है, वो उसमें इंटेलेक्चुअल फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, उसकी प्रक्रिया प्रसंस्करण होता है, और फिर वो हमारा एक वैचारिक उत्पाद होता है, और वो वैचारिक उत्पाद ही हमारे जीवन को संचालित करता है, संवहित करता है। तो ये अगर आप अपने बच्चों की नींव नहीं ठीक किए तो ये सारी सूचनाएं उनके पूरे व्यक्तित्व को ही कंफ्यूज कर देती हैं, विभ्रमित कर देती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि विच इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। जो भी दीदी जी मंत्र पढ़ रही थी कि विश्वानि देव दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, तो यहां तो सब परासुव आ रहे हैं, भद्रम कहां आ रहा है उसमें? उसको कैसे? लेकिन आपका सबसे बड़ा आर्ट क्या होता है विचार का, आपके जीवन का? टू डिसाइड विच इज राइट, विच इज रॉन्ग, कौन चीज सही है, कौन गलत है, इसका निर्धारण करना ही मनुष्य की पहली क्षमता होनी चाहिए। और राइट और रॉन्ग कैसे डिसाइड करेगा? डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज एम्बेडेड इन योर माइंड। जो आपके अंदर मूल्य हैं वो तय करेंगे कि कैसे तय करोगे क्या सही है क्या गलत है। और जहां सूचनाएं अगणित हों, अनंत सूचनाएं आ रही हों और अनेक तरह की कंट्राडिक्टरी भी आ रही हों, परस्पर विरोधी भाषी आ रही हों, एक छोटा सा बच्चा 8 साल का 10 साल का, उससे आप कैसे उम्मीद करोगे कि उसका प्रसंस्करण करके वो अपनी ऐसी क्षमता निर्धारित कर ले कि वो सही समझ ले और आपकी बात को माने और संस्कारित हो जाए। हम लोग बच्चों से भी अन्याय करते हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं। मैं आपको इसलिए भी समझा रहा हूं कि आप माए हैं, बच्चों के साथ ऐसा क्रूरता मत करिएगा कि बच्चा खराब है। बच्चा नहीं खराब है, सुनामीज खराब है। अब सुनामी से रोकने के लिए सबसे पहला दायित्व मां का है। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले अपने को सुनामी से बचाना होगा। माएं कहेंगी बच्चों से नो मोबाइल, नो मोबाइल, और बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि मम्मी इज ऑलवेज विथ मोबाइल, तो भी कहेगा ये क्या है? मतलब ये क्या प्रवंचना है कि खुद तो 24 घंटे में 18 घंटे लगी हुई है, खाना बना रही तो भी म्यूजिक चल रहा है, गीत चल रहा है, उसी में कुछ ना कुछ चल रहा है। चलो जो अच्छे लोग हैं तो अच्छी चीज सुनते हैं, लेकिन जो खराब लोग हैं तो खराब चीज देखते रहते हैं, उनका दिमाग और खराब होता रहता है, विषाक्त। तो इसलिए जो बचपन है ना, एक लाइन और मैं जोड़ रहा हूं आपको कि रिसर्च जो कह रही है वो ये कहती है कि जो भी हमारा मानस निर्माण होता है,
वो प्रथम 14 वर्ष में ही होता है। इसके बाद जो आधारशिला बन जाती है पूरा जीवन, हमारा जो एल्गोरिदम है इंटेलिजेंस का, ये जो सॉफ्टवेयर का जो एल्गोरिदम बनता है, कंप्यूटर में कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि जैसा कोड करोगे वैसा डिकोड होगा। तो जो हम कोडिंग कर रहे हैं ना, 14 साल तक जितनी कोडिंग करते हैं वो कोडिंग ही पूरी लाइफ लॉन्ग आपको डिकोड करती है, मतलब आपका व्यवहार वैसा बनाती है। तो कोडिंग ठीक करो। कोडिंग ठीक करने के लिए पहले मां को गर्भ से ही सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये मत समझना कि बच्चा पृथ्वी पर आने के बाद ही सिग्नल रिसीव करता है। रिसर्च ये कहती है कि अभिमन्यु की कथा गलत नहीं थी, अतिशयोक्ति हो सकती है उसके अभिव्यक्त करने में, क्रिएटिव आर्ट जुड़ सकता है, इमेजिनेशन जुड़ सकता है उसको व्यक्त करने, लेकिन घटना वैज्ञानिक है। वो बच्चा गर्भ से ही बाहर के और मां के सारे सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो इसलिए गर्भ से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चों के गढ़ने में सावधान होना है। और उसके लिए अगर होना है तो इसी का ध्यान रख रहे हैं पूज्य स्वामी जी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ऐसा कैरिकुलम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, टीचर्स को ऐसा ट्रांजैक्ट करना चाहिए बच्चों को, और गार्जियंस को भी इसकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि अपने बच्चे को 14 वर्ष तक इन झंझावातों से बचाते हुए, और इन झंझावातों में कौन सा उनके जीवन कौशल के लिए उपयोगी है, कौन सा उनके जीवन को विनष्ट करने की क्षमता रखता है, उसको पूर्णतः मूल्यांकित करने, विश्लेषित करने की दक्षता बच्चे में आ जाए। यह कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड कर रहा है और आगे भी इसकी यात्रा में और अच्छाई होगी। मैं एक एक चीज बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। मुझे मालूम है कि दीदी की इच्छा है कि आप लोग लंच करके विश्राम करें, इसलिए बहुत थोड़ी देर विश्राम कर लें ताकि शाम के सत्र में आप ठीक रहें। इसलिए मैं बहुत विस्तार से उन चीजों को नहीं कह रहा हूं, उसका मूल उद्देश्य बता रहा हूं थोड़ा सा आपको कि ये मूल उद्देश्य है भारतीय शिक्षा बोर्ड के सारी पाठ्य पुस्तकों का, सारी पाठ्यचर्या का। और भारतीय संस्कृति क्यों? क्योंकि दुनिया में आज तक जितनी समस्याएं हैं, आप लोग अलग से सोच लीजिएगा विस्तार से, या दीदी वेदोपनिषदों की ज्ञाता है, आपको किसी सत्र में इस पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि विस्तार से बता देंगी। दुनिया के सामने समस्या है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, दुनिया के सामने समस्या है हिंसा, आतंक, दुनिया के सामने समस्या है आर्थिक विषमता, दुनिया के सामने समस्या है सामाजिक रेशियल कास्ट डिविजन्स, इसमें द्रोह, घृणा, ये सबसे बड़ी समस्या है पूरी दुनिया की। और इस दुनिया की समस्या का एलोपैथिक इलाज तो चल रहा है हर जगह। एलोपैथिक इलाज है कि भाई यहां युद्ध हो रहा है तो चलो शांति समझौता करा दो, यहां हो रहा है तो यहां करा दो, ये सब एलोपैथिक इलाज है। ये सुधरेगा तभी जब हम आयुर्वेदिक इलाज करेंगे। और आयुर्वेदिक इलाज क्या है? जब हम अपने पूरे विश्व के मानस को भारतीय संस्कृति, मूलतः वेदों उपनिषदों में अंतर्निहित जो दर्शन है उसके अनुरूप जीने के विचार की आधारशिला लोगों के वैचारिक प्रकोष्ठ में बहुत ही प्रबलता के साथ, मजबूती के साथ डाल देंगे। जैसे एक संकेत दे रहा हूं मैं, सारा जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है ये तो प्रकृति विरोधी है। आप एक और अट्टालिकाएं खड़ी करते जाओ, पर्वतों का दोहन करते रहो, पत्थर निकालते रहो, कोयला निकालते रहो, पेड़ काटते रहो डेवलपमेंट के नाम पर, और कहो कि प्रकृति क्यों नहीं सुरक्षित हो रही है। क्यों होगी? समाधान क्या है इसका? समाधान यही है कि हम प्रकृति को अपनी दासी नहीं, प्रकृति को अपनी मां समझें। और ये दर्शन एकमात्र पूरी दुनिया में वेद उपनिषद में मिलता है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या।
और यूरोप की संस्कृति क्या कहती है? फ्रांसिस बेकन है एक फिलोसोफर 17वीं शताब्दी का, वो कहता है प्रकृति तुम्हारी दासी है, द नेचर इज योर सर्वेंट, यू क्रिएट रिसोर्सेस एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम आउट ऑफ द नेचर, जितना दोहन कर सकते हो करो, और उसी की शिला पर डेवलपमेंट का पूरा विकास का मॉडल खड़ा हो गया पूरी दुनिया का। तो पृथ्वी तो हिलेगी, जलवायु परिवर्तन तो होगा ही, सुनामी तो आएगी समुद्रों में, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्लाउड बर्स्ट तो होगा। तो इसलिए मैं इस पर और विस्तार से जाऊंगा तो घंटों लग जाएगा मुझे। मैं दीदी से जरूर अनुरोध करूंगा किसी सत्र में इनको वेदों उपनिषदों में प्रकृति के साथ तादात्म्य रखते हुए जीवन की पद्धति को अपनाने का किस तरह का दर्शन भारत में रहा है, और जो हजारों साल से रहा है और विश्व का सबसे प्राचीनतम संस्कृति रही है, उसको जब तक हम नहीं अपनाएंगे, जब तक हम तेन भुंजिता को नहीं अपने जीवन का आचरण बनाएंगे कि जिंदगी में उतना ही ग्रहण करो जितना तुम्हारी जिजीविका के लिए न्यूनतम आवश्यक हो, मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर योर सस्टेनेंस। आवर डेवलपमेंटल मॉडल हैज बीन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लग्जरी, not need. It is greed based, not need based. नीड पर नहीं चल रही दुनिया, अब ग्रीड पर चल रही है। कैपिटलिज्म, दुनिया भर का क्रॉन्जी कैपिटलिज्म, दुनिया के 98% प्रॉपर्टी पर 2% लोगों का कब्जा है पूरी दुनिया के। ये मॉडल हमने खड़ा किया हुआ है। इस मॉडल का उत्तर कहां मिलेगा? हमारे यहां मिलेगा। तेन तक तेन भुंजिता मां हृदय कस्व सिद्धनम। क्या है ये समृद्धि में? तुम्हारे साथ जाएगी क्या? किसी की हुई है क्या? लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ आध्यात्मिक बन के गुफा में बैठो। सत्यात ना प्रमदित व्ययम, सत्य से नहीं, कुशलात्मा प्रमदित व्ययम, भूतमा प्रमदित व्ययम, कि आपको भौतिक समृद्धि से भी नहीं प्रमाद करना है, दूर नहीं होना है। अभ्युदय निश्रेयस दोनों का ध्यान रखना है। मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी हैज टू बी ब्यूटीफुली ब्लेंडेड इन योर लाइफ। ये हमारी संस्कृति रही है। तो एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, विस्तार से आप खुद भी अध्ययन करिएगा, और दीदी दार्शनिक हैं, दर्शन की ज्ञाता हैं, उनसे कभी पूछिएगा, आपसे अक्सर मुलाकात होती होगी उनकी, कि वेदों और उपनिषदों में ऐसा कौन सा दर्शन है जो दुनिया की 21वीं सदी ही नहीं, आने वाली शताब्दियों के लिए भी, जिसमें संस्कृत की और इस ग्रह की प्रकृति की निरंतरता का बीज मंत्र है। वो भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ जातिवाद नहीं है, भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ कर्मकांड नहीं है। ये सब तो उसकी कुछ आलम्बन के लिए जरूरी है, कुछ विकृतियां हैं। मूल संस्कृति तो वही है, ईशावास्यविदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सिर्फ मनुष्यों में नहीं, समस्त प्राणियों में एकता देखना, एकत्व देखना। तो ये संस्कृति अगर होगी तो ये सब रहेंगे रोग? ये भव रोग रहेगा? नहीं रहेगा, और प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी। तो ये भारतीय हमारे शिक्षा बोर्ड के ये सब लक्ष्य हैं। इसलिए हम कोई भी पाठ तैयार करते हैं, कोई भी प्रश्न बनाते हैं, कोई भी अभ्यास बनाते हैं, किसी भी विषय का बनाते हैं, तो उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जैसे एक थाली कोई माँ बहन रखती है और उसमें एक भी मक्खी पड़ जाती है, कोई भी ऐसा कोई फॉरेन एलिमेंट पड़ गया, तो थाली खाते हो आप लोग, हटा देते हो। लेकिन कभी ये ध्यान दिया कि ये थाली वाली तो सिर्फ शरीर को कुछ दिन प्रभावित कर देगी, ये जो करिकुलम और टेक्स्ट बुक के रूप में जो बौद्धिक व्यंजन है, ये जो इंटेलेक्चुअल कुज़ाइन आपके सामने रख दिया, आपके बच्चों के सामने, कभी इसको ध्यान देते हो कि ये व्यंजन कैसा है, कि हमारा बच्चा कौन सा बौद्धिक व्यंजन ले रहा है, उसकी बुद्धि का विकास, विचार का विकास किस व्यंजन के आधार पर हो रहा है। शरीर के विकास के लिए तो बहुत चिंतित हम हैं कि दूध पिलाओ, नहीं तो विटामिन डी कम हो जाएगा।
अलसी खिलाओ, विटामिन B12 बढ़ जाएगा, ओमेगा 3 बढ़ जाएगा, ये सब बड़ी चिंता है आपको। अरे भाई, इंटेलेक्चुअल ओमेगा, इंटेलेक्चुअल विटामिन की क्या कभी सोचा कि ये जब विचार ही दूषित हो जाएगा। और ये पुस्तकें वही थाली हैं, ये टेक्स्ट बुक जो है ना वो थाली है। इतने हल्के मत लीजिएगा कि कोई किताब पढ़ ले क्या फर्क पड़ता है। 99% बस आना चाहिए, बस मिठाई बढ़ जाती है। ये नहीं ध्यान देते हैं कि वो 98%, 99% वाला बच्चा कल को आने वाले समय में हर्षद मेहता तो नहीं बनेगा ना, कोई देश के लिए नुकसान करने वाला तो ना बने, रावण तो नहीं बनेगा, जरासंध तो नहीं बनेगा, कंस तो नहीं बनेगा। वो सब भी तो शक्तिशाली थे। आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे का विचार कैसा गढ़ा जा रहा है, उस थाली पर ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बुक पर। तब आप भारतीय शिक्षा बोर्ड को प्रेफर करोगे कि ये जो थाली है बौद्धिक, ये वैचारिक थाली जो है, ये बच्चों को ऐसी नाभि प्रदान करेगी कि किसी प्रकार के झंझावात और इंफॉर्मेशन का जो स्टार्म है उससे लड़ने की उसके पास क्षमता हो जाएगी। ये पूरा ध्यान हम शिक्षा बोर्ड में रख रहे हैं। दूसरा, एक भारतीय ज्ञान परंपरा, मात्र एक आरोप लगता है, दक्षिण भारत की भी बहनें हमारे साथ हैं कुछ यहाँ चुकी, इसलिए मैं विशेष रूप से चर्चा कर रहा हूँ, और झारखंड की भी हैं दीदी ये लोग, तो वहां पर भी आदिवासी क्षेत्र भी है। एक बहुत बड़ा कष्ट होता है लोगों को, और होना चाहिए, स्वाभाविक है। जब भी मैं किताबें देखता हूँ एनसीईआरटी की, या देखता हूं मैं किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की, तो उनके लिए जो भी पाठ रखते हैं, ऐसा लगता है कि भारत सिर्फ दिल्ली के आसपास सिमटा हुआ है, और अगर बाकी शहरों की ओर बढ़ रहा है अगर, तो सिर्फ शहरों तक है, महानगरों तक है। भारत दूरस्थ अंचलों तक नहीं है, आदिवासी अंचलों तक नहीं है। कभी कभी तो ये भी पीड़ा बड़ी स्वाभाविक होती है कि भारत सिर्फ उत्तर भारत तक है। किताबों में टेक्स्ट बुक आप पढ़िए तो सारी चर्चा जो होती है ना कि भारत हमेशा पराजित हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब नॉर्दर्न इंडिया की हिस्ट्री को लिख देते हैं बस। मुगलों को मानते हैं कि पूरे भारत पर राज्य कर रहा था। उनसे कौन, लेकिन उनसे पूछो कि इतिहास की किताबों में विजयनगर साम्राज्य को कितना जगह देते हो, चोर चेलास पांड्यास को कितना टाइम देते हो? एक पैराग्राफ, 2 लाइन, 4 लाइन। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो 2 पेज में उनके सिंचाई प्रणाली की तारीफ करेंगे, कहेंगे यूनिक इरिगेशन सिस्टम डिजाइन्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। बच्चे पढ़ करके महिमा मंडित हो जाते हैं। ठीक, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग फिरोज शाह तुगलक, इफ ही हैज डन एनीथिंग गुड दैट्स ओके, लेकिन one of the oldest dam is in Kerala, कल्लानी डैम। कभी इनको पुस्तकों में चर्चा नहीं होती। चोलास द्वारा जो वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम था उसकी चर्चा नहीं होती। चोलास का जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सेटअप था उसकी चर्चा 1 लाइन में होती है। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत महान वीरता दिखाई, उनको नमन, और उनको पुस्तकों में स्थान दिया गया, तो अच्छी बात है। लेकिन उतना ही अगर वेलू नचियार ने किया साउथ में, तो उनको जगह क्यों नहीं मिलती? उनको जगह ही नहीं मिलती। तो कोई भी भारत का बच्चा जो भारत किसी पुस्तक को, भारत की पुस्तक पढ़ना चाहिए ना उसे, तो उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब सिर्फ किसी एक पंथ, एक विचारधारा का नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब है, पहला शब्द है भारतीय, कि हम भारतीयता को परिभाषित करेंगे कि भारतीयता किसी एक अंचल, एक रीजन, एक डोमेन या एक फिलोसॉफिकल डोमेन से बटा नहीं है। अगर भारत में हमें ये सिमिलैरिटी दिखानी पड़ेगी कि चाहे वो अलवार हैं, नयनार हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, अद्वैतवादी हैं, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, जो भी है, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हैं, चाहे वो लिंगायत हैं, चाहे वो आपके नाथ संप्रदाय है, सिद्धियां हैं, जो भी है, या वैदिक और उपनिषद के लोग हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, जो भी हैं,
जो जो मूल रूप से भारत से ज्ञान परंपरा हो रही है, मैं उसको भारतीय मान रहा हूं। जिसको हम आयातित दर्शन है उसको हम कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भारतीय नहीं मानते। भारत में उसके अनुकूल जो कुछ है ग्रहण कर लो, आनो भद्रा करतो यंत्र विश्वतः, लेकिन वो भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा वही है जो भारत के ही गर्भ से निकली। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, लिंगायत है, ये सारे, बाकी वैदिक तो हमारी सांस्कृतिक संविधान ही है, वेद उपनिषद, और तिरुवल्लुवर भी है। तिरुकुरल जो उनका जो दोहे है वो भी है हमारी भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपरा है। और उसमें भी धर्म अर्थ काम की उतनी ही चर्चा है जितनी धर्म अर्थ काम की चर्चा हमारे वैदिक मान्यताओं में है, त्रैविद्या से। उनके दो में वही चर्चा है, लेकिन हम एक अपमान कर देते हैं तिरुकुरल का, तिरुवल्लुवर का। क्या करते हैं? कहते हैं कि ही इज द कबीर ऑफ साउथ इंडिया। और तिरुवल्लुवर का जन्म कब हुआ? ईसा से 200 साल पहले। और कबीरदास जी कब हुए? 15वीं शताब्दी। तो 15वीं शताब्दी के नाम पर 2200 साल पहले वाले को कहा जाए कि ये तो साउथ इंडिया के कबीर हैं, ये कहना चाहिए या कबीर को कहना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया के तिरुवल्लुवर हैं? क्या कहना चाहिए बताइए? आप ही लोग न्याय करिए। हाँ, लेकिन लिखा जाता है उल्टा। इसलिए अब तक की जितने टेक्स्ट बुक हैं वो भारत की ज्ञान परंपरा को समग्रता से समेटने की क्षमता नहीं रखते, बल्कि वो कभी कभी एक क्षेत्र विशेष में, यद्यपि मैं हिंदी हार्टलैंड का व्यक्ति हूं, बनारस का हूं, मैं तो वाराणसी का व्यक्ति हूं, तो मैं तो हिंदी हार्टलैंड का व्यक्ति हूं, लेकिन मैं इसका हमेशा से प्रबल प्रवक्ता रहा कि भारत सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्रों में या दिल्ली के आसपास राजधानी क्षेत्र में नहीं बसता। भारत का जो हृदय है वो आदिवासी धड़कनों में बसता है। आप अगर भारत को एक मनुष्य के रूप में देखिए, उसके नक्शे को, तो आप देखिए जहां पर हृदय है आपका, वहां पर कहा क्या है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का वही ट्राइबल एरिया है। और वहीं के कोयले, वहीं के सोने, वहीं के डायमंड, वहीं के पत्थरों, उन्हीं से पूरे भारत के महानगरों का स्वरूप खड़ा हुआ है। तो हृदय नहीं है वो? हृदय क्या होता है? जो रक्त देता है पंप करके। तो वो क्षेत्र सारी भौतिक प्राकृतिक संसाधनों को पूरे देश को समृद्धि के लिए देता है। और उसके इतिहास को अगर हम गौड़ कर दें, उनके महापुरुषों को हम गौड़ कर दें, उनके महानायकों को हम स्थान न दें, उनकी भाषा को हम कहीं स्थान न दें, उनकी संस्कृति को कहीं हम स्थान न दें, उनकी लोक कथाओं को कहीं सम्मान न दें, तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं हुई। भारतीय ज्ञान परंपरा समस्त भारत की सभी भाषाओं के आदर्श उत्कृष्ट साहित्य और लोक कथाओं और लोक परंपराओं में प्रचलित मूल्यों, विश्वासों और उनको एक जगह एकत्रित करके उसमें जो भारत बोध के साथ एकत्व पैदा करना, अंडरलाइंग यूनिटी बिहाइंड द ऑल डाइवर्सिटीज ऑफ द डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस एंड डिफरेंट कल्चरल ट्रेट्स ऑफ द डिफरेंट रीजनल डोमेन्स ऑफ द कंट्री, देन इट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम। अदरवाइज इंडियन नॉलेज सिस्टम नहीं है। इसीलिए बहुत सारे आदिवासी और हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो है कहते हैं कि ये जो भारत की बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं फिर सवर्णों का डोमिनेंस हो जाए? कहीं इसमें चाल तो नहीं है ये कि हम भारतीयता की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो प्रचलन चल रहा है कि हम जातियों के आधार पर दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उसी को बढ़ावा देने की बात तो नहीं हो रही भारतीय संस्कृति? नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं ये तर्क आएंगे